महाराष्ट्र के सांगली में भारी बारिश के बाद शहर के एक बड़े हिस्से में 10 फुट तक का पानी भरा है। एक मंजिला मकान पानी में डूब चुका है। पानी के बीच फंसे हजारों लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने सांगली के अलग अलग हिस्सों में जाकर हालात का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये एक चलते फिरते, दौड़ते भागते शहर की तस्वीर है। सड़क, गलियां, हाईवे, मकान, दुकान, बाजार, यहाँ तक कि पुलिस चौकी, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में शहर की तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। अब जरा शहर में रहने वाले किन तकलीफों से गुजर रहे हैं वो देखिए। महाराष्ट्र के सांगली में हालात बेहद खराब हैं। सांगली शहर तक पहुंचने वाले रास्ते पर भी पानी भरा है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां दौड़ती थी, वहां अब नाव चलाई जा रही है, लेकिन हर किसी को नाव नहीं मिल पा रही, इसलिए जरूरत पड़ने पर कमर तक पानी में डूबकर जाना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज की टीम एक ट्रैक्टर की मदद से सांगली तक पहुँच पाई। और पानी की जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप भी ये पानी देखकर दंग रह जाएंगे। एक एक मंजिल पानी इस पूरे सांगली शहर में दाखिल हो चुका है और लोग छतों पर आपको नजर आ रहे होंगे। जिस बोट में हम बैठे हुए हैं, ये एक रेस्क्यू बोट है जो लोगों को यहाँ से लाने और ले जाने का काम कर रही है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दत्ता पाटिल, रॉयल कृष्णा रेस्क्यू फोर्स। सर, ये पानी यहाँ पर कब आया और अभी की स्थिति की बात करें तो कैसी स्थिति है यहाँ पर? कितने फीट पानी भरा होगा यहाँ? अभी जैसे हम जिस रूट से जा रहे हैं उस अभी 15 फीट के करीब पानी है। ये अभी मतलब गांव जो है, लोकल एरिया है, उसके अंदर पानी आया है और हम 4 दिन से अभी रेस्क्यू कर रहे हैं। पूरे हम कम से कम 5-6 हजार लोग को हम रेस्क्यू किया है। आप देख सकते हैं कितनी भयानक तस्वीरें हैं। ये एक मार्केट है सांगली शहर की और देखिए मेन मार्केट है और दुकानें आप देख सकते हैं कि पूरी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर डूब चुकी हैं। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि सांगली शहर में बारिश और बाढ़ की वजह से कितनी तबाही हुई है। जब सांगली शहर का ये हाल है तो गांव का मंजर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल भारी बारिश के बाद सांगली की लाइफलाइन कहे जाने वाली कृष्णा नदी का जल स्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों और शहरों में दाखिल हो गया। अब हालात ये हैं कि कई इलाकों में एक मंजिल तक पानी भर गया है। पूरा का पूरा जो ये शहर है वो पानी में डूब चुका है। 2019 में भी ऐसी ही बाढ़ आई थी, तब इतना ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन पानी इस वक्त भी बहुत है और एक एक मंजिल पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है पूरे शहर के अंदर। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि कितना ज्यादा पानी इस शहर के अंदर भर चुका है और लोग बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। लोगों को रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। तस्वीरें कैमरामैन जितेंद्र सिंह आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बोट मौजूद है और लोगों को यहाँ से घरों से निकालने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। जो लोग अपने घरों में फंसे हुए थे उनको यहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पूरा शहर है वो डूब चुका है। सांगली जो शहर है वो डूब चुका है और रेस्क्यू बोट आपको नजर आ रही है यहाँ पर और लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। सांगली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वालवा इलाके में एनडीआरएफ राहत बचाव के काम में जुटी है। वो लोग हैं जो ऊंचाई पर ठहराए गए हैं और स्थितियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं। के बीच में लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुके हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले जायजा लिया कि कितना पानी है, कितनी डेप्थ है पानी की। कम से कम यहाँ पे कम है, लेकिन आगे जाने के बाद कम से कम 7 से 10 फीट बढ़ गई है। तो मेरे टीम में एक वक्त में एक बार में बोट में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैं 8 लोग लेके जा सकता हूँ और क्योंकि रेस्क्यू करने के लिए मेरे को रेस्क्यू करके काफ़ी लोगों को लेके आना है। मेरी कैपेसिटी बोट की है 20 से 22 लोगों की और उस हिसाब से मुझे ये प्लान करना पड़ता है। बाढ़ ने सांगली को जबरदस्त आर्थिक चोट भी पहुंचाई है। इससे उबरने में लोगों को काफी वक्त लग जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकानों में पानी भरने से लाखों का माल खराब हो चुका है।
पानी में फंसे लोगों तक दूध, राशन और जरूरत की चीजें पहुंचाने की चुनौती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हुए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालात ये है कि दूध का कारोबार करने वाले पानी में दूध बहा रहे हैं क्योंकि वो खराब हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और दूध का इनके पास पूरा ड्रम है, उसको फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं आप इसको? ये बाहर ही नहीं जा रहा तो दूध क्या करेंगे इसका? ये बाहर ही नहीं जा रहा दूध तो क्या करेंगे? उसको फेंकना ही पड़ेगा। बहुत क्या है दूध है, दूध बाहर ही नहीं जा रहा है। पानी से ये हो रहा है, सांगलोड़ी से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो कहाँ बिकेंगे हम? ये दूध जो हर रोज बिकता है ये बिक नहीं पा रहा, जो कलेक्शन है वो इधर से आउट बाहर नहीं जा पा रहा। तो अभी जो ये ऐसे पूरा ये दिन भर का 5वां कैन है जो अभी हम इसको पानी में छोड़ रहे हैं। ये जो दूध है अभी हर रोज एक किसान का 1 कैन निकलता है। इतने ये सब जो है मेरे दोस्त, ये सब फार्मर, सबका 4-4, 5-5 गाय है। उनका डेली कलेक्शन पर डे सुबह शाम का 1-1 कैन रहता है। 1 कैन तकरीबन ये जो है 40 लीटर का होता है। अभी ये सुबह से 5वां कैन है जो अभी हम पानी में छोड़ रहे हैं। इसका जो डेली कलेक्शन है जो बाहर जाता था, लेकिन बारिश की वजह से जो बाढ़ आई है उसकी वजह से अभी पूरा रोड पैक हो चुका है। तुम्हाला दूध आणि बाकी कसं पोच करायचं सांगा। सांगली कॉर्पोरेशन का प्रशासन काम कर रहा है और एनजीओ भी हमें साथ दे रहे हैं और अभी 6 इंच पानी की पाती कम हो रही है और पानी नदी जो पात्र है उसमें पानी जा रहा है। सांगली में कृष्णा नदी से सटे इलाकों में अब मगरमच्छों का खतरा भी मंडराने लगा है। कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एक मगरमच्छ किनारे आ गया। हालांकि इससे किसी को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। 2019 में भी सांगली शहर में बाढ़ का पानी भर गया था, लेकिन उससे सबक लेकर प्रशासन ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया जिससे लोगों को ऐसी मुसीबत से बचाया जा सके। मैदानी इलाकों का ये हाल है, पहाड़ी इलाकों से भी कोई अच्छी तस्वीर नहीं मिल रही है। हिमाचल प्रदेश का ही हाल देख लीजिए। यहाँ के किन्नौर में भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इस घटना पर पीएम मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर ने दुख व्यक्त किया। किन्नौर पहुंचे पर्यटक भी घटना की चपेट में आ गए। मारे गए लोगों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ के पर्यटक शामिल हैं। पलक झपकते मौत आना शायद इसी को कहते हैं। हिमाचल के किन्नौर घूमने पहुंची जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा भूस्खलन की चपेट में आ गई। पेशे से डाइटिशियन दीपा शर्मा पहली बार हिमालय की सैर पर अकेले निकली थी। वो लगातार अपनी यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी। अपनी मौत से कुछ मिनट पहले उन्होंने एक फोटो ट्वीट करके लिखा कि वो भारत के आखिरी पॉइंट पर खड़ी हैं। वो अपने कैमरे से चट्टानों की खूबसूरती कैद कर रही थी, लेकिन किसे पता था कि इन्हीं चट्टानों में दबी मौत इस तरीके से हमला करेगी। इस तबाही की शुरुआत हुई बटसेरी के पास चट्टानों के गिरने से। चट्टानें टूटनी शुरू हुई तो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े तेज रफ्तार से नीचे आने लगे। इस घटना को कैमरे में कैद कर रहे लोगों की चीखें सुनकर आप उस वक्त के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। एक बड़ी चट्टान लोहे के एक पुराने पुल पर गिरी और देखते ही देखते मजबूती से खड़ा पुल बीच से टूट गया। ऐसा ही एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा सड़क से गुजर रहे टेम्पो पर गिरा और उसमें सवार 11 में से 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार होने वालों में सीकर का ये परिवार भी शामिल है। परिवार के 3 लोग, माँ, बेटा और बेटी किन्नौर घूमने आए थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। छत्तीसगढ़ के कोरबा के रहने वाले नौसेना अधिकारी अमोघ बापट भी हादसे की चपेट में आकर जान गंवा बैठे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके बताया कि राज्य के 2 लोग पुल टूटने से दुखद हादसे में मारे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिजनों से संवेदना जताई है। केंद्र की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 27 जुलाई का अलर्ट जारी किया है। आज और कल भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में पहाड़ों पर घूमने गए लोगों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है।
मध्य प्रदेश भी कुदरत के प्रहार से अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश पर भी मौसम की मार पड़ी है। राज्य के अलग अलग शहरों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए मध्य प्रदेश में कुदरत के कहर की तस्वीरें। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। एमपी के मंडला में कई घाट भी पानी में डूब गए हैं। नर्मदा नदी के ऊपर बना छोटा पुल भी डूब गया है। धार्मिक पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा को भी पूरी तरह से नर्मदा के पानी ने घेर लिया है। नर्मदा के विकराल रूप से दहशत का माहौल है। एमपी के श्योपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों पर पानी की इतनी तेज धार है कि बड़ी बसों का भी आगे बढ़ना मुश्किल है। पानी के तेज बहाव में बस फंस गई और छुप गई। दहशत के मारे 4 यात्री जान बचाने के लिए कूद गए, जिन्हें किसी तरह बचा लिया गया। एमपी के ही राजगढ़ की तस्वीर देखिए। छापीहेड़ा पुलिस थाने का पूरा परिसर जलमग्न है। यहाँ तालाब जैसी तस्वीर है। 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। थाने के परिसर में खड़ी गाड़ियां पानी में आधी डूबी हैं। एमपी के डिंडोरी में बारिश के दौरान कैलवारा और सोनवर्षा गांव के बीच उसी नाले में उफान है। सड़क नहीं है तो गांव वाले जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले पानी के प्रहार को झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले में शारदा नदी उफान पर है। बढ़ते पानी के चलते किनारों पर कटान हो रहा है। कटान के चलते देखिए किस कदर एक छोटा मकान जो ठीक किनारे पर बना था पानी में समा गया। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। इस वक्त खबर आ रही है ओलंपिक से। ओलंपिक में भारत ने सोमवार की शानदार शुरुआत की है। फेंसिंग यानी तलवारबाजी में पहली बार एंट्री करने वाली भवानी देवी ने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की है। भवानी देवी ने ट्यूनीशिया की अजीजी को 15-3 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली है। और ओलंपिक से ही दिन की दूसरी अच्छी खबर भी आपको बता दें। तीरंदाजी से आई है ये अच्छी खबर। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में अतानुदास, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की टीम ने कजाकिस्तान को 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तो आज सोमवार की शानदार शुरुआत ओलंपिक से ये अच्छी खबर करगिल विजय की 22वीं वर्षगांठ आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सीडीएस बिपिन रावत आज करगिल युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख करगिल युद्ध के दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में करेंगे वीर जवानों को नमन। करगिल विजय की 22वीं सालगिरह के मौके पर द्रास में समारोह का आयोजन। करगिल के शहीदों को दिया गया नमन। करगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जेएल बत्रा की मांग। कहा, परमवीर चक्र विजेता सैनिकों की जीवनी को स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस कांस्टेबल की AK-47 छीनकर भागे आतंकी। शमसीपुरा इलाके की घटना। इलाके में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का जाना तय। बीजेपी हाईकमान आज शाम तक नए सीएम पर फैसला कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक लिंगायत समाज के नेता और राज्य के खान मंत्री मुरुगेश निराणी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों पर मुरुगेश निराणी से कोई जवाब नहीं दिया। एबीपी न्यूज से बोले, निजी काम से दिल्ली आया हूं। येदियुरप्पा पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सवाल पूछिए। सूत्रों के मुताबिक येदियुरप्पा अगले सीएम के लिए बसवराज बोम्मई के पक्ष में है। बोम्मई फिलहाल कर्नाटक के गृह मंत्री हैं। सीएम बदलने की अटकलों के बीच येदियुरप्पा आज अपने कार्यकाल के 2 साल पूरा करेंगे। बोले, हाईकमान की तरफ से अभी कोई सुझाव नहीं मिला है। जो भी निर्देश मिलेगा उसका पालन करूंगा। कर्नाटक में वीरशैव लिंगायत साधुओं ने येदियुरप्पा के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। बाले होसूर मठ के महंत दिंगलेश्वर स्वामी ने कहा, सीएम पद से येदियुरप्पा को हटाना सही नहीं है।
गोवा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम येदियुरप्पा की तारीफ की। कहा, येदियुरप्पा की अगुवाई में कर्नाटक में बेहतर काम हुआ है, कोई राजनीतिक संकट नहीं। राजस्थान में अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में गहलोत कैबिनेट का विस्तार संभव। सूत्रों के मुताबिक पायलट खेमे के विधायकों को दी जा सकती है कैबिनेट में जगह। आखिरी फैसला सोनिया गांधी लेंगी। गहलोत कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बैठक। सचिन पायलट के समर्थन में लगे नारे। अजय माकन बोले, सबको नेतृत्व का फैसला मंजूर। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नई कलह। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर हत्या कराने की साजिश का आरोप। विधायक के काफिले पर हमले के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। बृहस्पति सिंह के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का जवाब। कहा, दबाव के चलते कभी कभी भावनाओं में बहकर लोग ऐसा कह देते हैं। समय के साथ भावनाएं शांत हो जाती हैं। टीएस सिंहदेव के साथ नजर आए हत्या कराने का आरोप लगाने वाले बृहस्पति सिंह सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक में पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज होगा शुरू। 30 जुलाई तक सदन की 5 बैठकें होंगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज से 4 दिन का दिल्ली दौरा। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम। विपक्षी नेताओं से करेंगी मुलाकात। दिल्ली रवाना होने से पहले आज ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे मंत्रिमंडल के साथ अहम बैठक करेंगी। फिर शाम 5 बजे दिल्ली के लिए निकलेंगी। असम चुनाव के बाद पहली बार पूर्वोत्तर के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने थपथपाई सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की पीठ। कहा, हेमंत की अगुवाई में असम विकास के रास्ते पर कांग्रेस पर साधा निशाना। पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। शिलोंग में असम राइफल्स के जवानों के साथ लंच किया। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। 30 जुलाई को पीएम मोदी का यूपी के सिद्धार्थनगर का दौरा रद्द। अब मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने के बाद ही जाएंगे सिद्धार्थनगर। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। दशरथ मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम देखा। बोले, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। राज्य में 32 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। यूपी में अब ब्राह्मण को लुभाने के लिए मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी। अगले महीने बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेगी। लखनऊ में 5 ब्राह्मण नेताओं से मिले अखिलेश। अंबेडकर नगर में बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन में सतीश मिश्रा ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले, ये अभी ट्रेलर है। अगर फिर योगी सरकार बनी तो ब्राह्मणों को बोरिया बिस्तर लेकर बाहर जाना पड़ेगा। गाजियाबाद में यूपी के बीजेपी उपाध्यक्ष एके शर्मा का बयान। कहा, यहां जो मेरी राजनीति का बड़ा पत्थर रखा गया है उससे मेरी राजनीति की इमारत बुलंद बनेगी। शहादत दिवस पर फूलन देवी के जालौन के पैतृक गांव पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता विशंबर प्रसाद। फूलन की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और उनकी मां से मुलाकात की। फूलन देवी की शहादत दिवस पर गरमाई सियासत। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी को वाराणसी एयरपोर्ट पर रोका गया। वीआईपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा बवाल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा, गोवा में बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत हुई। राज्य में केंद्र की योजनाओं का बेहतर इस्तेमाल हुआ। प्रमोद सावंत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में हरीश रावत और उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने रावत समर्थकों ने लगाए मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नारे। हाल ही में रावत को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड सरकार गिराने की साजिश पर बीजेपी का आरोप। महाराष्ट्र मॉडल पर पुलिस से कार्रवाई करवा रहे सीएम हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट की निगरानी में हो जांच। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। महंगाई के मुद्दे में विपक्ष के हंगामे के आसार। आरजेडी ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की गारंटी की मांग की। जातीय जनगणना पर बोले बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगा उसको उतनी हिस्सेदारी। आरक्षण का आधार यही है। जातीय जनगणना के पुनर्विचार वाले नीतीश के बयान पर तेजस्वी का तंज। कहा, नीतीश जी की आरएसएस और बीजेपी के सामने कोई हैसियत नहीं। केंद्र नहीं मानती तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर करा ले जनगणना।
कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ते बिहार यात्रा पर निकले भूपेंद्र कुशवाहा जातीय जनगणना पर बोले, हमारी पहले की मांग है, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं इस्लाम कबूल करूं तो कौन रोकेगा। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते का पहला दिन है आज। जासूसी कांड, महंगाई, किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। हंगामे की भीड़ चढ़ गया था पहला हफ्ता। जंतर मंतर पर किसानों के आंदोलन का आज तीसरा दिन। महिला किसान संभालेगी किसानों की संसद की कमान, 200 महिलाएं होंगी शामिल। हरियाणा के शाहजहांपुर में बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर के साथ किसानों ने मारपीट की, गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। शाहजहांपुर के एसएचओ का घटना से इनकार। जींद में किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे आईएनएलडी नेता ओम प्रकाश चौटाला। माइक मांगते रह गए लेकिन किसानों ने बोलने का मौका नहीं दिया। जींद में आंदोलनकारी किसानों का बड़ा फैसला, 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। कहा, सरकारी कार्यक्रम में कोई मंत्री या नेता आया तो उसका विरोध होगा। किसानों के ट्रैक्टर परेड के फैसले पर बोले राकेश टिकैत। कहा, जींद ने अपना निर्णय लिया है, वो सही लिया है। ट्रैक्टर परेड निकालना जुर्म नहीं। हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा, बटसेरी के पास पर्यटकों से भरी गाड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आई। 9 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। 35 सेकंड में टूट गया पुल। परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान। किन्नौर घूमने पहुंची जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा की भूस्खलन की चपेट में आने से मौत। अपनी मौत से कुछ मिनट पहले ही उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया और लिखा, मैं भारत के आखिरी पॉइंट पर खड़ी हूं। किन्नौर भूस्खलन हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जाहिर किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा, घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किन्नौर हादसे पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। पार्टी कार्यकर्ताओं को मदद के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, कुल्लू और मंडी में आज और कल भारी बारिश की आशंका है। नदी नालों से दूर रहने की सलाह। महाराष्ट्र में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, 149 लोगों की मौत। 2,30,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज बाढ़ प्रभावित सतारा का दौरा करेंगे। कल चिपलून के बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। पीड़ितों को हर संभव मदद के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ से अब भी हालत बेहद खराब, 1 मंजिल तक डूबे हुए हैं घर। मंदिर का सिर्फ गुंबद दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के सांगलीवाड़ी में अब भी कई इलाकों में भरा है पानी, बाढ़ में डूबे हुए हैं घर। महाराष्ट्र के रायगढ़ के तलिये गांव में भूस्खलन से यहां अब तक 46 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोगों को अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बिहार के दरभंगा में कुशेश्वरनाथ प्रखंड में बाढ़ से बुरा हाल, खाट और नाव से मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हुआ परिवार। एमपी के हिस्सों में बारिश होने के आसार, राज्य के कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। कई इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। एमपी के राजगढ़ में 24 घंटे की भारी बारिश से खुली हाईवे की पोल। आगरा मुंबई हाईवे पर नदी जैसा मंजर दिखा, 3 फीट तक पानी भरा। एमपी के शाहजहांपुर में भारी बारिश के बाद जनजीवन बेहाल। मोहम्मद खेड़ा गांव में 8 साल का बच्चा पानी की तेज बहाव में बह गया, मां के साथ मंदिर गया था। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफंदे नाले को पार करने की कोशिश में पुल पर फंसी बस से कूदे 4 लोगों को बहने से बचाया गया। विदिशा में बारिश के बाद बिगड़े हालात, नदी नालों का पानी पुल पर चढ़ा। ज्यादातर तहसीलों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा, कई दर्जन गांव हुए पानी पानी। विदिशा के पमारिया गांव में 4 जगहों पर टूटी मुख्य नहर, कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी। 76 लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविर में पहुंचाया गया। एमपी के छतरपुर में लगातार बारिश से उफान पर धसान नदी। बकरियां चराने गए 2 युवक नदी में फंसे, दोनों को मुश्किल से बचाया गया। रेस्क्यू टीम ने बकरियों को निकाला।
एमपी के अलीराजपुर में भारी बारिश से नदी नाले के पुल पर चढ़ा बाढ़ का पानी। तेज बहाव में फंसा नगर पालिका का कचरा उठाने वाला ट्रैक्टर जेसीबी की मदद से निकाला गया। मध्य प्रदेश के मंडला में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूबे। सहस्त्रधार में भी नदी ने विकराल रूप लिया। निगरानी के लिए पुलिस के जवान तैनात। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप। तेज कटान की वजह से पानी में बहा घर। वीडियो हुआ वायरल। गुजरात के छोटा उदेपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें बनी तालाब। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश की मार, लेकिन असम के डिब्रूगढ़ में सूखे जैसे हालात। भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की बढ़ेंगी मुश्किलें। 4 कर्मचारी सरकारी गवाह बनने को तैयार हुए। क्राइम ब्रांच के सामने गोरख धंधे का राज उगला। पोर्नोग्राफी केस में बढ़ सकती है गहना वशिष्ठ की मुश्किलें। मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गहना वशिष्ठ समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। राजकुंद्रा पॉर्न रैकेट में तनवीर हाशमी से पुलिस ने की पूछताछ। हाशमी ने एबीपी न्यूज को बताया वो राजकुंद्रा से कभी नहीं मिला, सिर्फ वीडियो बनाकर देता था, जिसे पॉर्न नहीं कहा जा सकता है। कानपुर का रहने वाला है पॉर्न रैकेट का आरोपी यश ठाकुर। यश पर पत्नी और पिता के बैंक खातों के जरिए पैसे के लेन देन का आरोप। इसी साल मार्च में पुलिस ने खातों को होल्ड कर दिया था। मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को अभी कुछ और दिन इंतजार करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन को लेकर मॉडर्ना से कुछ मसलों पर जवाब आना अभी बाकी है। उत्तराखंड के मंझोला में तीर्थ यात्रियों की बस में एक यात्री के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप। यूपी से आई थी 20 यात्रियों से भरी बस वापस लौटाया गया। दिल्ली में आज से मेट्रो और डीटीसी बसें 100% क्षमता के साथ दौड़ेंगी। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सशर्त स्पा खोलने की भी इजाजत। भारत ने पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 38 रन से हराया। भुवनेश्वर कुमार ने 4 और दीपक चहर ने 2 विकेट लिए। कप्तान शिखर धवन ने 46 रन की पारी खेली। टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने करिश्माई अंदाज में जीता मैच। यूक्रेन के खिलाड़ी को हराकर तीसरे राउंड में पहुंची। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू आज स्वदेश लौटेंगी। चानू ने 49 किलो वर्ग में 202 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि इस बार भी भस्म आरती का नजारा कुछ बदला सा नजर आया। कोरोना की वजह से भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद है, लेकिन भगवान महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना का तरीका नहीं बदला है। आपको बता दें, ब्रह्म मुहूर्त में जल, दूध, दही, शहद आदि से अभिषेक किया गया। दूसरी तस्वीर दिल्ली के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर की है। आज सावन के पहले सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी के बाबा विश्वनाथ की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सावन के पहले सोमवार को यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। दशाश्वमेध घाट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंचे हैं। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का नियम धड़ल्ले से उसकी धज्जियां उड़ती दिख रही हैं, उसका उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भक्तों में जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। बम बम बोले के नारा लगा लो। तू जरा बोला तो नहीं।
नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आज जीत का दिन है। अद्भुत साहस और विजय गाथा का प्रतीक ये कारगिल वॉर मेमोरियल, जहां इस वक्त आपका चैनल एबीपी न्यूज मौजूद है। जरा तस्वीरें देखिए और नमन कीजिए इस स्थली को, क्योंकि ये पावन स्थली है, ये शहादत का तपोवन है, क्योंकि यहीं पर उन शहीदों को नमन करने का आज मौका है जिन्होंने अपनी शहादत के लहू से, जरा देखिए चारों तरफ इन पहाड़ियों को, इस भारत मां की भूमि को अपने लहू से सींचा है और हरियाली यहां भर दी है। ये पहाड़ियां गवाह हैं उस हौसले की, उस जज्बे की कि बावजूद इसके 22 साल पहले दुश्मन इन ऊंची पहाड़ियों पर, ऊंचाई पर जाकर बैठ गया था, छिपा हुआ था, घात लगाकर हम पर हमला कर रहा था, लेकिन अदम्य साहस, बुलंद हौसले के बूते पर हमारे जवानों ने अपनी एक एक इंच दुश्मन से वापस ली और दुश्मन को इन पहाड़ियों से मार भगाया। 26 जुलाई आज ही का दिन था, 22 साल पहले सन 1999, जब सेना की तरफ से औपचारिक ऐलान किया गया था विजय दिवस का, ऑपरेशन विजय के मुकम्मल होने का। और पूरे 2 महीने तक ये करगिल युद्ध चला था, क्योंकि 26 मई 1999 औपचारिक ऐलान इस युद्ध का सेना की तरफ से किया गया था। पूरी क्रोनोलॉजी क्या है ये भी आपको बताएंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत जो मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी भी आप देख सकते हैं बने हुए हैं हमारे साथ। कुछ ही देर में यहां पर आज आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे इस बलिदान को नमन करने के लिए, और तमाम डिग्निटरीज का यहां कारगिल वॉर मेमोरियल पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ताजा तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे, पल पल का अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले जरा एक नजर डालिए कैसे पाकिस्तान को पछाड़ा था यहां कारगिल की इन पहाड़ियों में भारत के वीरों ने। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है द्रास का टाउन, जो इस जंग में पाकिस्तानी गोलाबारी का प्रमुख निशाना रहा। और जंग का मैदान जो था वो दूर जो घाटी सी दिख रही है, मशको घाटी, यानी मशको घाटी की पहाड़ियों से लेकर इस पूरे पहाड़ी रिज में, जिनमें टाइगर हिल, पिंपल पॉइंट, बाकी सारे पॉइंट्स और तोलोलिंग की पहाड़ियाँ, तोलोलिंग की घाटी और जो दाईं तरफ पॉइंट 5140, यहाँ तक जंग का मैदान फैला हुआ था। और यही वो जगह है जहाँ पे चप्पे चप्पे पर भारतीय सैनिकों को, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट कहते हैं, वो करके पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना पड़ा था। करगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले सेना के अधिकारी योगेंद्र यादव आज भी उन पलों को याद कर रोमांचित हो जाते हैं। 22 साल पहले का जो मंजर था, हिंदुस्तान के सैनिकों ने इन वादियों के अंदर अपने रक्त से इन वादियों को सींचा है। सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं इस तरफ जो तोलोलिंग पहाड़ी है, जहाँ से युद्ध की शुरुआत हुई थी। 18 ग्रेनेडियर्स सबसे पहले इस द्रास सेक्टर में आई थी और इस तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर 22 दिन तक युद्ध लड़ा। 22 साल पहले की याद अभी भी मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बिल्कुल ताज़ा है। घातक प्लाटून के साथ में मैं ऊपर गया था और हम लोगों ने एक क्रूशियल टाइम के ऊपर इंडिया गेट और हेलमेट के जो फीचर को कैप्चर किया था, जिससे कि टाइगर हिल टॉप को कैप्चर करना आसान हो गया। पूरा देश करगिल के जवानों को नमन कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने मुश्किल थे, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन बावजूद इसके हौसला आपको पता है कैसा था? हौसला कुछ ऐसा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही जिएंगे। और इसकी गवाह यहाँ करगिल की वादियों में वो सबसे ऊंची, वो टाइगर हिल की चोटी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा एक बार उस टाइगर हिल की चोटी को देखिए और 22 साल पहले उन तस्वीरों को याद कीजिए, क्योंकि वही टाइगर हिल की चोटी और उस पर लहराता हमारा तिरंगा, जो इन जवानों की बहादुरी का सबसे बड़ा प्रतीक बना था, सबसे बड़ी मिसाल बनी थी
वो टाइगर हिल की चोटी 4 जुलाई 1999 की तारीख थी जब हिंदुस्तान के फौजियों ने उस टाइगर हिल की चोटी को भी फतेह कर लिया था। ये 22 साल पहले करगिल का शौर्य है। इसका एक अपडेट एबीपी न्यूज पर इस बड़ी कवरेज में हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी नीरज राजपूत, आसिफ कुरैशी लगातार बने हुए हैं। और आगे बढ़ने से पहले जरा नीरज से समझ लेते हैं कि आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद पहुंचेंगे, यहाँ पर क्या रहने वाला है? रोमाना, ये जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये माना जा रहा है कि सुबह 9 से 10:30 बजे का समय वो यहाँ पर रहेंगे। 9 बजे के आसपास वो यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे करगिल वॉर मेमोरियल में, जो इसीलिए बनाई गई थी, करगिल युद्ध की याद में बनाया गया ये मेमोरियल, जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं द्रास में, यहाँ आएंगे। उसके अलावा उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत होंगे। साथ ही जो सेना की उत्तरी कमान है उसके कमांडर होंगे लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, जो कि जिन्होंने खुद लड़ाई लड़ी थी, करगिल युद्ध लड़ी थी, उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और जो कैप्टन विक्रम बत्रा है वो उन्हीं की यूनिट में थे, जो जिनको शहादत हुई थी यहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा का, तो वो यहाँ पर सब यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो वीर नारियां हैं जिन्होंने शहादत दी थी सैनिकों ने, उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, उनकी जो पत्नियां हैं उनसे मुलाकात करेंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे। और यहाँ पर करीब 1.5 घंटे के करीब राष्ट्रपति यहाँ पर रहेंगे। इस बार जो विजय दिवस का सेलिब्रेशन है वो और खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आगे हम नीरज से जानेंगे किस तरीके से वो स्वर्णिम मशाल जो यहाँ पहुंचेगी, जो 1971 की जंग में भारत को जो जीत मिली थी उसके 50 साल के मौके पर एक तरीके से बड़ा प्रतीक, बड़ा जश्न जो हिंदुस्तान मना रहा है उसका हिस्सा है। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे आगे, लेकिन पहले जल्दी से आसिफ कुरैशी के पास आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे आसिफ कुरैशी से कि आसिफ, आप यहाँ करगिल वॉर मेमोरियल में इस वक्त जिस लोकेशन पर हैं, जरा वहां की एक तो तस्वीरें दर्शकों को दिखा दीजिए और अपने आसपास इस वक्त आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं वो बयां कीजिए। रोमाना, देखिए, करगिल विजय दिवस का आज मुख्य दिन है क्योंकि रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ रहे हैं और सुबह तकरीबन 6 बजे से ही यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे जो है VIPs और जो अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं वो आएंगे, उनके बैठने की यहाँ पे कुर्सियाँ रखी गई हैं। यहाँ पे जो गेस्ट हैं वो उनके पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि अभी गेस्ट के आने में काफ़ी समय है, लेकिन जिस तरीके की तैयारियाँ यहाँ पे की जा रही हैं, आप देख सकते हैं कि सेना के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस के सभी अधिकारी जो हैं यहाँ पे जो है सभी तैयारियों को मेटिकुलसली देख रहे हैं क्योंकि किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। आज विजय दिवस है क्योंकि विजय दिवस के ही मौके पर जो इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जंग लड़ी गई थी उसमें जो जीत मिली थी उसको दर्शाना है और कहीं इस दिन में किसी भी तरह की कमी ना रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए लास्ट मिनट तैयारी की जा रही है। बता दूं कि जो जैसे नीरज ने बताया कि जो प्रेसिडेंट हैं वो 9 बजे के करीब द्रास हेलीपैड पहुंचेंगे और यहाँ तकरीबन 1.5 घंटे रहेंगे। 10:30 बजे उनकी वापसी है, लेकिन प्रेसिडेंट के आने से पहले सेना की तरफ से जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार सेना की तरफ से उन शहीदों को याद करने के लिए लगातार कार्यक्रम रखे गए थे। जो ऐसे फौजी जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया था उनको सम्मानित भी किया गया। यहाँ पे जो वीर नारियां हैं या जो परिवारजन हैं उनके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, खासतौर पर इस दिन के लिए क्योंकि काफ़ी बड़ा दिन है ना सिर्फ सेना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और इसमें किसी तरह की कमी ना रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए लास्ट मिनट की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। रोमाना, बिल्कुल आसिफ, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, देखिए हम और आप सभी गवाह हैं कि जैसे कोई त्योहार होता है ना, कोई पर्व होता है और उसमें वो लगातार सेलिब्रेशंस होते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ करगिल का ये द्रास सेक्टर, क्योंकि ये जो करगिल युद्ध है ये कुल मिलाकर इस इलाके के 4 सेक्टर्स में लड़ा गया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा युद्ध का इसी द्रास सेक्टर में जहां ये करगिल वॉर मेमोरियल बना हुआ है। अच्छा, दोनों मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। इस बीच यहाँ करगिल वॉर मेमोरियल पर इंतजार किया जा रहा है आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर मतलब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट कर वो किस अंदाज में श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, नमन भी कर रहे हैं और शौर्य गाथा का बखान भी कर रहे हैं अपने वीर सैनिकों का। जरा इस पर नजर डालिए। कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने कारगिल में जो विजय प्राप्त की वह अपने आप में अतुलनीय है। मैं कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सभी वीर सैनिकों के परिवारों को फिर से यह भरोसा देना चाहता हूं कि यह देश उनके बलिदान को
उनकी स्मृति को कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अमर चक्र पर जल रही अमर ज्योति भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान की अग्नि साक्षी है। इन पहाड़ियों को देखिए, ऊंची ऊंची पहाड़ियां और दुश्मन उस ऊंचाई पर था। जीत असंभव सी लगती थी, लेकिन ये जज्बा ही था, ये हौसला ही था हमारे वीरों का, जिन्होंने इस ऊंचाई को भी इतना छोटा कर दिया कि हमारे बहादुरों के हौसले के आगे ये चट्टानें भरभरा कर बिखरती हुई सी नजर आई और दुश्मन खदेड़ दिया गया इन ऊंचाइयों से, जहां वो छिप कर बैठा हुआ था, घात लगाकर बैठा हुआ था। हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की उसकी नापाक साजिश थी, लेकिन पूरी तरीके से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया और ऐसा मजा चखाया कि वो दोबारा इन पहाड़ियों की तरफ आंख उठाकर न देख सके। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। इसी बड़ी कवरेज पर यहाँ करगिल की इन पहाड़ियों के बीच से, करगिल वॉर मेमोरियल से बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। तो मेट्रो स्टेशन के बाहर क्या तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई। और देखिए, दिल्ली में आज से अनलॉक 8 की गाइडलाइन के तहत 50% क्षमता के साथ सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। कोरोना के बीच कैसी है सिनेमाघरों की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। लगभग 3 महीने बाद फिर खुल रहे सिनेमाघरों में कोरोना गाइडलाइंस के तहत सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखने के लिए सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। दिल्ली का सिनेमा हॉल है, यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उन एक सीट की दूरी बनाने के लिए, यानी उन सीट पर कोई ना बैठे, लोगों के बीच में दूरी हो, यहाँ पर इस तरह से क्रॉस के निशान लगाए जा रहे हैं और सीटों को ब्लॉक किया जा रहा है जहाँ पर कोई और आकर ना बैठे। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए लोगों को सिनेमाघरों में आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। पैकेज फूड को यूवी चैम्बर में पास कराने के बाद ही ग्राहकों को दिया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर सिस्टम को यूवी रेस से कनेक्ट किया जाता है। और दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जहां कई लोग कोरोना नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी संवाददाता सुरभि काक की रिपोर्ट देखिए। सावन का पहला सोमवार है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर पर मौजूद हैं और हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं। और सुबह सुबह का वक्त है, सुबह से ही गौरी शंकर मंदिर के बाहर भारी भरकम भीड़ जो है वो देखने को मिल सकती है। मंदिर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक आपको लोगों की लाइन लगी हुई जो है वो नजर आएगी। आज सावन का पहला सोमवार है और जैसे कि हमने आपको बताया कि सोमवार जो है वो भगवान शिव का दिन होता है और उसकी मान्यता जो है बहुत ज़्यादा होती है और सभी लोग जो हैं भगवान शिव को इस दिन जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ देखिए, फूल बेलपत्र जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और जो तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ से खरीद कर अंदर जो है चढ़ावा करने के लिए यहीं से खरीदारी करेंगे। अभी 8वां चरण अनलॉक का जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी डर जो है, जो खतरा है वो मंडरा रहा है। काफ़ी सारे लोग हमें नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन उसी के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ सुरभि काक, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको दिखा देते हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा का क्या होगा, इसको लेकर बीजेपी हाईकमान आज फैसला कर सकता है। आज ही येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री कार्यकाल के 2 साल पूरे भी हो गए हैं। इन सब के बीच आज कर्नाटक में होने वाली विधायक दल की बैठक रद्द कर दी गई है। क्या बीजेपी आज कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का ऐलान करेगी या फिर येदियुरप्पा की कुर्सी बरकरार रहेगी? खैर, सूत्रों से खबर ये है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा का जाना लगभग तय है। बीजेपी हाईकमान आज शाम तक नए सीएम पर फैसला कर सकता है। बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक बीजेपी के बड़े नेता मुरुगेश निराणी रविवार को दिल्ली में मौजूद थे। कौन है मुरुगेश निराणी, ये जानना आपके लिए जरूरी है। मुरुगेश निराणी कर्नाटक राज्य के खान मंत्री हैं और लिंगायत समाज से आते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने मुरुगेश निराणी से सवाल पूछा तो उनका क्या जवाब था, सुनिए। सर, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप यू आर द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, इस पे कुछ कहेंगे? कर्नाटका सर, आई डोंट नो सर, और सीनियर लीडर्स विल टेक द डिसीजन, आई डोंट नो।
निराणी येदियुरप्पा की तरह ही लिंगायत समाज से आते हैं। लिंगायत समाज बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। लिंगायत समाज और बीजेपी के कर्नाटक में येदियुरप्पा सबसे बड़े नेता हैं और आला कमान किसी भी हाल में न तो येदियुरप्पा को और न ही लिंगायत समाज को नाराज करना चाहती है। बीजेपी के बड़े नेता भी येदियुरप्पा की तारीफ कर रहे हैं, उनके शासन को शानदार बता रहे हैं। अच्छा काम किया है और कर्नाटक ठीक ढंग से चल रहा है। बाकी येदियुरप्पा जी अपने तरीके से सब चीजों को देख रहे हैं। राज्य में करीब 19% लिंगायत वोट शेयर है, जो किसी भी पार्टी को जीत दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। कभी कांग्रेस का समर्थक रहा ये समाज अब बीजेपी के जीत की गारंटी है, लेकिन इस बीच वीर शैव लिंगायत साधुओं ने येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिल्ली में आला कमान की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी टीका बनाने वाली कंपनियों ने जहां भी वैक्सीन सप्लाई किया है, वहां की सरकार के साथ एक खास तरह का करार उन्होंने किया है। यह करार कंपनियों को कई तरह की सुरक्षा देता है। वैसे ही करार भारत सरकार के साथ मॉडर्ना कंपनी करना चाहती है। आपको पूरी बात समझाते हैं तफसील से हम टच स्क्रीन के माध्यम से, ताकि आप समझ सकें कि क्यों हमें देरी से मिल रही है, इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। तो पहले हम आपको 3 पॉइंट्स के जरिए पूरा मामला समझा देते हैं। देखिए, आपको बता दें, मॉडर्ना वैक्सीन को DCGI ने 29 जून को ही मंजूरी दे दी, यानी बिना ट्रायल के इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। 3 हफ्ते का वक्त बीत चुका है, लेकिन वैक्सीन कब आएगी ये अभी साफ नहीं है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि कंपनी के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत अब भी जारी है। साथ ही कुछ और अहम बातें आपके सामने हम टच स्क्रीन के माध्यम से लेकर आए हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि क्यों इतना लंबा इंतजार मॉडर्ना के लिए करना पड़ रहा है। देखिए, अब वो अहम मुद्दे क्या हैं वो समझ लीजिए। बात इंडेमनिटी बोर्ड पर कर लेते हैं, जिस पर बात अटकी हुई है। देखिए, कोई भी कंपनी जो वैक्सीन बनाती है उसको जनता के बीच लाने से पहले कई दौर का ट्रायल करती है। कुछ वैक्सीन का ट्रायल सालों तक चलता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसका कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल रही है, यानी इनका पूरी तरीके से ट्रायल नहीं हुआ है। ऐसे में अगर किसी को कोई भी साइड इफेक्ट हुआ तो कंपनी चाहती है कि भारत में उसके खिलाफ कोई मुकदमा ना हो। कंपनी हर्जाना देने से भी छूट चाहती है और इसी मुद्दे पर बातचीत फिलहाल जारी है। साथ ही आपको बता दें कुछ और अहम मुद्दे जिन पर बातचीत जारी है, लेकिन मामला अटक रहा है। आपको बता दें, मॉडर्ना वैक्सीन की कीमत पर भी बात अटकी हुई है इस पर, क्योंकि चर्चा अभी भी जारी है। आयात शुल्क पर सरकार से चर्चा जारी है। सरकार को उम्मीद है कि कंपनी जल्द सभी सवालों का जवाब दे देगी। भारत सरकार के सामने दुविधा यह भी है कि मॉडर्ना इंडेमनिटी बॉन्ड समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर छूट चाहती है। वैसे रियायत किसी और कंपनी को नहीं दी गई है। अगर अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना को यह छूट मिलती है तो आगे होने वाले करार पर इसका असर पड़ेगा, यानी बाकी कंपनियां भी इसको लेकर सवाल उठा सकती है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। विजय दिवस पर सीधे करगिल से ये बड़ी कवरेज आप इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ। और इस बीच सबसे पहले एक बड़ी खबर जान लीजिए। यहाँ जहां मैं मौजूद हूं, करगिल वॉर मेमोरियल, यहाँ आज शहीदों को नमन करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पहुंचना था, जो आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि खराब मौसम की वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिलहाल करगिल के इस वॉर मेमोरियल पर नहीं आएंगे। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो श्रीनगर में मौजूद थे, श्रीनगर से उन्हें आज उड़ान भरनी थी अपने चॉपर से यहाँ द्रास के लिए, जहां ये करगिल वॉर मेमोरियल बना हुआ है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये मिल रही है कि मौसम खराब है, क्योंकि जब श्रीनगर से आप यहाँ द्रास में बने इस करगिल वॉर मेमोरियल की तरफ आते हैं तो बीच में जो जोजिला पास है आपको वो पार करना पड़ता है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि अगर वो दिखा सकें, वो उस तरफ जो वो पहाड़ियां आपको नजर आ रही हैं बादलों में घिरी हुई, हालांकि शायद मुश्किल हो वो देखना, लेकिन वहीं से राष्ट्रपति का जो हवाई सफर था उसे मुकम्मल होना था और यहाँ द्रास में बने इस करगिल वॉर मेमोरियल तक राष्ट्रपति को आना था। लेकिन फिलहाल खराब मौसम, बादल, जिसकी वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रास में इस करगिल वॉर मेमोरियल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी मौजूद हैं। आसिफ, क्या ये माना जाए कि कुछ डिले से आ सकते हैं या पूरी तरीके से कैंसिल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यहाँ द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर आना आज?
रोमाना, देखिए, जो राष्ट्रपति के विजिट के लिए 2 प्लान्स रखे गए थे। प्लान ए, उनको सुबह 9 बजे के करीब द्रास पहुंचना था और यहाँ पे वॉर मेमोरियल पे आके श्रद्धांजलि देनी थी और 10:30 बजे उनका वापसी का कार्यक्रम था। लेकिन अब उसके साथ साथ एक प्लान बी भी रखा गया था कि अगर कभी मौसम ख़राब हो जाए तो फिर उस पर अमल किया जाए। और अभी जो हमको जानकारी मिली है, प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया गया है, यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पे नहीं आ रहे, द्रास नहीं आ रहे हैं। उनके लिए अब जो चॉपर्स जो श्रीनगर से तकरीबन 8:15 बजे सुबह चले थे, उनको डाइवर्ट करके गुलमर्ग की तरफ ले जाया गया है, जहाँ पे वो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में जवानों से मिलेंगे। उन्हीं के साथ आज का जो विजय दिवस है वो मनाएंगे और वहीं पे अब श्रद्धांजलि समारोह रामनाथ कोविंद जो प्रेसिडेंट हैं वो पूरा करेंगे। मैं बता दूं कि ये बिल्कुल अब सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी बोल दिया गया है कि जोजिला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैक होने के कारण, यानी काफ़ी ज़्यादा बादल होने के कारण हेलीकॉप्टर का आना मुमकिन नहीं है। इसीलिए प्लान बी को एक्टिवेट करके जो प्रेसिडेंशियल चॉपर्स थे उनको गुलमर्ग की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। इसीलिए अब प्रेसिडेंट गुलमर्ग में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में विजय दिवस के दिन पे जवानों से मिलेंगे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब यहाँ पे जो है मुख्य अतिथि के तौर पर विजय दिवस की जो है कमान यहाँ पे द्रास में संभालेंगे। रोमाना, बड़ी जानकारी आसिफ कुरैशी दे रहे हैं। आसिफ कुरैशी हमें बता रहे हैं कि राष्ट्रपति जिनका यहाँ द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर आने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर नहीं पहुंच रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक श्रीनगर से तय वक्त पर राष्ट्रपति के चॉपर्स ने उड़ान भरी थी, लेकिन जोजिला पास, एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन सुंदर से कहूंगी कि वो कोशिश करें जरा दिखाने की, क्योंकि ये जो करगिल वॉर मेमोरियल है ये यहाँ करगिल की पहाड़ियों के बिल्कुल बीच बना हुआ है और श्रीनगर से जब आप यहाँ करगिल की तरफ आते हैं तो बीच में ये जोजिला की पहाड़ियां पड़ती हैं और उन्हीं जोजिला की पहाड़ियों में आप देखिए ऊपर वो बर्फीली सी चोटियां नजर आ रही हैं और उन पर कैसे बादलों का साया, इसी खराब मौसम की वजह से, इस बादलों को घेरे की वजह से राष्ट्रपति का यहाँ द्रास करगिल वॉर मेमोरियल पर आना कार्यक्रम रद्द हो गया है। और प्लान बी पहले से तैयार था, क्योंकि ऐसे पहले भी हो चुका है। यही 26 जुलाई की तारीख थी, 2 साल पहले भी इसी तरीके से यहाँ आने का कार्यक्रम बना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से आ नहीं पाए थे। तो प्लान बी अमूमन इस तरीके के जो हाई प्रोफाइल इवेंट्स होते हैं उसके लिए तैयार रखा गया था। और अब राष्ट्रपति के जो चॉपर्स हैं जिन्होंने श्रीनगर से उड़ान भर ली थी, उन्हें गुलमर्ग की तरफ डाइवर्ट किया गया है और गुलमर्ग में जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है वहां जाकर राष्ट्रपति शहीदों को नमन करेंगे सैनिकों के बीच। फिलहाल हम यहाँ करगिल की इन पहाड़ियों के बीच मौजूद हैं। ये आज सावन का पहला सोमवार है। हम सब जानते हैं किस तरीके से भगवान शिव के मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं। और मैं जहां मौजूद हूं ये हिमालय है। एक तरीके से यहाँ हिमालय रेंज के अंदर जो हिमालय बाबा का धाम माना जाता है, बाबा का घर माना जाता है, उसी हिमालय रेंज में ये करगिल की पहाड़ियाँ भी आती हैं। और इन करगिल की पहाड़ियों के बीच यहाँ बलिदान का ये तपोवन है, ये पावन स्थली है। और यहाँ इस पावन स्थली पर भी इस वक्त बड़ा हुजूम मौजूद है नमन करने के लिए उन वीर सैनिकों को जिन्होंने हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे ही कुछ बहादुर जवानों की साहसिक गाथाएं, आइए जरा एक नजर डालते हैं। वतन आबाद रहता है अगर देश पर हंसते हुए जान न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर सपूत हो। कंपनी सक्सेस की नलवाज, ये दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। देश के लिए भरी जवानी में जान कुर्बान करने वाले कैप्टन बिक्रम बत्रा की ये मुस्कुराहट आज भी देश पर मर मिटने वालों को प्रेरणा दे रही है। करगिल युद्ध के दौरान शहीद बिक्रम बत्रा के ये शब्द आज भी पाकिस्तान के जख्म पर नमक की तरह है। करगिल युद्ध के दौरान शहीद कैप्टन बिक्रम बत्रा ने 5140 चोटी को न सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करवाया, बल्कि वहां दोबारा तिरंगा भी लहराया। जब उनके कमांडर ने उनको पूछा कि विक्रम आप क्या चाहते हो, बल्कि ये उनका विक्ट्री सिग्नल था, तो उन्होंने ये कहा कि ये दिल मांगे मोर। उनका मतलब ये था कि हम अभी और दुश्मनों को मारना चाहते हैं और जो हमारी चोटियां उन्होंने कब्जे में कर रखी हैं उनको हम वापस लेना चाहते हैं। तो ये जज्बा था इन वीरों का, बोल थे इनके ये दिल मांगे मोर।
और यहाँ करगिल वॉर मेमोरियल जहाँ हम मौजूद हैं, एबीपी न्यूज़ की पूरी टीम मौजूद है। यहाँ पर आपको पता है लिखा क्या है? यहाँ लिखा है कि जब आप यहाँ से वापस जाएं तो जाकर ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। यही जज्बा जिसकी बदौलत इन ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मन था, लेकिन हमारे बहादुरों ने हर मुश्किल को पार कर, हर चुनौती को पार कर अपनी एक एक इंच जमीन दुश्मन से वापस ली। हाँ बिल्कुल रोमाना, जिस जगह अभी हम खड़े हुए हैं यहीं पर जो बलिदान दिया था हमारे सैनिकों ने, और जहाँ ये करगिल वॉर मेमोरियल अगर पीछे देखेंगे तो सभी 500 से भी ज़्यादा सैनिक जिन्होंने शहादत दी यहाँ पर अपने देश के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सबके नाम वहाँ लिखे हुए हैं और साफ तौर से लिखा हुआ गया है बीनीथ दिस अर्थ यंग वॉरियर्स लिव, क्योंकि सब युवा थे, जितने भी नौजवान थे जिन्होंने ये प्रण किया था कि जो पाकिस्तानी जो सैनिक है, जो घुसपैठी है, जिन्होंने इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा किया था, उनको हटाकर ही दम मानेंगे। और ये अपने आप में जो मिलिट्री हिस्ट्री है उसमें एक बेहद ही मुश्किल ऑपरेशन, बेहद मुश्किल युद्ध माना जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर 14 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया में अभी तक इतनी ऊंचाई पर कभी कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं गई थी, क्योंकि ऊपर अगर दुश्मन बैठा होता तो नीचे से ऑपरेशन करने में बहुत मुश्किलात आती हैं। आप ये मान, और मैं यहाँ पर ये जोड़ना चाहती हूँ कि अनुमान तब ये लगाया गया कि साहब अगर आपको दुश्मन का एक जवान मारना है ना, अगर आपको दुश्मन का एक जवान मारना है तो क्योंकि वो हाइट पर थे, क्योंकि वो ऊंचाई पर थे, तो इसके लिए अपने 11 जवानों की कुर्बानी देनी होगी, ये अनुमान लगाया गया। लेकिन हमारे सैनिकों का हौसला, हमारे सैनिकों की हिम्मत, उसने हर अनुमान को धता बताते हुए जीत अपनी मुट्ठी में की। ये दिल मांगे मोर, यही तो जज्बा था जिसकी वजह से आज इस करगिल वॉर मेमोरियल पे हम और आप सभी नमन कर रहे हैं, बहादुरी को भी और शहादत को भी। चलिए रुक कर लेते हैं इरफान जी का। मेरे हिसाब से कार्टून उनका कंप्लीट हो गया। इरफान जी, आपका कार्टून देखकर तो ये साफ है कि पहले कोरोना ने जो तबाही मचाई, अब उसने वही मुसीबतों का बेटन पकड़ा दिया बाढ़ को। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें दुगनी हो चुकी हैं। पहले से उनके कंधे पर कोरोना सवार था, अब दूसरे कंधे पर आकर बाढ़ भी बैठ गई है, तो इस तरह से उनको परेशानी का डबल डोज लग चुका है। अब देखना है कि इसका रिएक्शन उनके ऊपर कैसा होगा और इससे वो छुटकारा कैसे पाएंगे इस समस्या से। और साथ ही इरफान जी, अपनी मास्टर क्लास के बारे में भी बताइए, इस हफ्ते क्या खास है? हमारी मास्टर क्लास इस बार भी गुरुवार को आपके लिए होगी, और इस बार बहुत ख़ास एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आने वाले जो कार्टूनिस्ट हैं, आने वाले जो कलाकार हैं, वो उसको देखें और देखें किस तरह की बारीकी की बात मैं एक आपको बताऊँगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।